Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 247 स्नेहा और सौदामिनी जी की बेइज्जती। ईशानी को देखते हुए इस वक्त उसकी आंखों में पागलपन और ईशानी को सबसे छीन लेने की चाह झलक रहा था। वो ईशानी की गाल को सहलाने लगा। वो क्या सोच रहा है ये तो किसी को शायद कभी पता ना चले। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा, तो उसने ईशानी को प्यार से बेड पर सुलाया और टॉवल लपेटकर फोन लेकर बालकनी में चला गया। अब आगे। मोक्ष ने कॉल रिसीव कर लिया। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर मोक्ष का चेहरा और भी गंभीर और कोल्ड हो गया। वो सीरियस होकर बोला, पता करो कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, और हो सके तो उन सब पर नजर रखो, खास करके इंटरनेशनल की सभी इलीगल गैंग्स पर नजर रखो। ट्रांसपोर्टेशन और इलीगल डीलिंग पर भी नजर रखो, और कुछ भी बड़ा हो तो तभी एक्शन लो और बाकी टीम को भी इन्फॉर्म करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फिर कुछ सोचते हुए वो अंदर आ गया। ईशानी को देखते ही उसकी सीरियस चेहरा नॉर्मल हो गया। उसकी बेचैनी डे से एक पल में ही खत्म हो गई। वो ईशानी की साइड में बेड से टेक लगाए बैठ गया और ईशानी की माथे को प्यार से चूम लिया। ईशानी की फेस पर नींद में ही स्माइल आ गई। सिर्फ मोक्ष ही था जिसकी बाहों में और खुशबू में ईशानी बिना किसी चिंता की सो जाती थी। सिर्फ मोक्ष के सामने ही वो अपना गार्ड डाउन कर देती थी, वरना ईशानी सोते हुए भी अलर्ट रहती थी। मोक्ष ईशानी की खुशबू को अपने अंदर समा रहा था, तभी साइड टेबल पर रखा ईशानी की फोन वाइब्रेट होने लगा। मोक्ष ने एक नज़र ईशानी की फोन को देखा, जिस पर नकुल का नाम शो हो रहा था। इतनी रात को नकुल का कॉल आता देख मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बीबी को डिस्टर्ब करे। वो फोन को डे से ही काटने वाला था, फोन ऑटोमेटिकली कट गया। मोक्ष ने उसे फिर से टेबल पर रखा ही था कि उसकी फोन फिर से रिंग आने लगा। इस बार भी कॉल नकुल की तरफ से था। ये देखकर मोक्ष और भी इरिटेट हो गया। उसने एक नज़र ईशानी को देखा, फिर ईशानी की फोन को हाथ में लेकर बालकनी में चला गया। वो खुद नकुल से बात करना चाहता था। अगर कोई अर्जेंट मैटर हुआ तो ही वो ईशानी को इन्फॉर्म करेगा। और फोन रिसीव कर लिया। वो शांत रहा। तो उधर से नकुल की आवाज आई जो बहुत सीरियस था, बॉस सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया, पर ये बात बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सस्पिशियस बात है। कुछ दिन से कुछ गैंग कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, और कुछ इलीगल लैब बहुत तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। ये बिना किसी रीजन का तो नहीं होगा। और तो और कुछ दिनों से कुछ गैंग के बीच टकराव हो रहा है। कुछ सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है। मैंने उन इलीगल लैब को हैक करने को जैकी को बोला था, पर हैरानी की बात यह है कि उन छोटी छोटी लैब की सिक्योरिटी को इस बार ना ही जैकी और ना ही हमारे टीम मेंबर एक्सेस कर पाए। जरूर कुछ बड़ा हो रहा है बॉस, वरना वो लोग इतने एडवांस टेक्नोलॉजी कभी नहीं लगा पाते, और वो भी तीनों इलीगल लैब में। आप जैकी की स्किल तो अच्छी तरह से जानती है। ऊपर से वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है कि जब दूसरों को पता चलेगा कि दुनिया का इतना बड़ा हैकर नाइट एक छोटे से लैब की सिस्टम को क्रैक नहीं कर पाया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो अब आप ही कुछ कर सकती है। अब आप ही उनकी सिस्टम को एक्सेस कर सकती है। नकुल की इतनी बातें कहने के बाद भी मोक्ष ने एक भी शब्द नहीं बोला। बॉस क्या आप कॉल पर है? क्या मेरा फोन खराब हो गया है? मुझे बॉस की बातें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? नकुल फोन को देखकर दूसरी तरफ खुद से बड़बड़ा रहा था। तभी मोक्ष की कोल्ड आवाज उसकी फोन से सुनाई दी, हेलो। मोक्ष की आवाज सुनकर नकुल हैरान हो गया। वो खुद से ही बोला, ये बॉस की फोन से मिस्टर राजवंश की वॉइस क्यों सुनाई दे रही है? कहीं मेरा कान खराब तो नहीं हो गया है ना? वो कभी फोन को तो कभी नंबर को देख रहा था। गिड़बड़बड़ कर बोला, नहीं ये तो बॉस की ही नंबर है। इसका मतलब बॉस मिस्टर राजवंश के साथ है इस वक्त। वो हड़बड़ा कर बोला, सॉरी मिस्टर राजवंश, मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। नकुल मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने कितनी गलत टाइमिंग में फोन किया था। वो भी इतनी रात को। उसे भूलना नहीं चाहिए था कि अब उसकी खूंखार बॉस वैसी नहीं है जैसी पहले थी। पहले उसकी बॉस कभी कभी रात रात भर सोती नहीं थी, एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट करने में बिजी रहती थी। तो कोई भी अर्जेंट मैटर हो तो ईशानी ने ही उन्हें किसी भी वक्त फोन करने को कहा था। पर वो ये कैसे भूल गया कि अब उसकी बॉस की शादी हो गई है, वो भी इस दुनिया की सबसे बड़ी डेविल से, जिसकी दिल में कोई दया नहीं थी। वो सिर्फ उनकी बॉस के लिए ही सॉफ्ट था। नकुल को तो अब डर लग रहा था कि कहीं मोक्ष उसे गलत ना समझ ले।
ऊपर से उसने दूसरी तरफ से कुछ सोचे बिना जी सभी बातें ईशानी सोचकर मोक्ष के आगे बक दिया था, जिस वजह से शायद उसकी बॉस भी उससे नाराज हो जाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों तरफ से फंस चुका है। मोक्ष बिना भाव के बोला, ये बात अभी ईशानी को पता नहीं चलना चाहिए, अभी वो रेस्ट कर रही है। मोक्ष के मन में कुछ सवाल भी थे, जो वो नकुल से पूछने लगा। मोक्ष को तो इस बारे में थोड़ी देर पहले ही उसके राइट हैंड ने कॉल करके बताया था, इसलिए तो वो थोड़ा गंभीर हो गया था। पर अपनी बीबी को इतने सुकून से सोता हुआ देखकर, वो नहीं चाहता था कि अभी उसकी बीबी इस बात से परेशान हो। वो अभी खुद इस मैटर को हैंडल करना चाहता था। कुछ देर बात करने के बाद मोक्ष ने फोन रख दिया, फिर रूम में आ गया। उसकी होंठों पर एक गहरी स्माइल थी। वो ईशानी को देखते हुए बोला, नॉट बैड बीबी, मतलब तुम्हारी और कितनी पहचान है जो मुझे नहीं पता, हैकर शैडो। ये सोचते हुए हुए उसे अपनी बीबी पर प्राउड फील हो रहा था। उसने नकुल को धमकी देकर उससे बात निकाल लिया था। ऐसे तो उसे पता था कि उसकी बीबी हैकर है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी हैकर होगी, जो हैकर बोर्ड में टॉप पर हैं। उसने फोन को टेबल पर रख दिया और ईशानी को बाहों में लेकर सो गया। सुबह का वक्त, मेहरा मैंशन में सब हॉल में बैठे थे। सौदामिनी जी और स्नेहा कल की वजह से गुस्से से तमतमाई हुई थी। वहीं प्रिया भी बहुत गुस्से में थी, पर वो चुपचाप मासूम बनकर अपनी सजा को एक्सेप्ट करके काम कर रही थी। स्नेहा पूरी तरह से तैयार होकर बैठी थी। उसे लग रहा था, आज तो मोक्ष ईशानी को छोड़ने जरूर यहाँ आएगा। यही सोचकर उसने एक हॉट सी ड्रेस पहनी हुई थी। तभी मोक्ष और ईशानी एक साथ अंदर आए, उनके साथ जैकी भी था। जैकी मुंह लटकाए हुए ईशानी की पीछे पीछे आ रहा था। वहीं मोक्ष को देखकर स्नेहा की आंखों में चमक आ गई, पर ईशानी और मोक्ष के हाथ एक दूसरे से उलझे हुए देखकर एक पल में वो चमक चली भी गई। उसे ईशानी से जलन और नफरत हो रही थी। वो अभी ईशानी को धक्का देकर खुद मोक्ष के करीब हो जाना चाहती थी। ईशानी को देखकर दादाजी, दादी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। ईशानी ने उन्हें प्यार से ग्रिट किया। फिर तीनों जाने लगे। आज जैकी भी बहुत चुपचाप था। दादी माँ हंसते हुए बोली, अरे जैकी बेटा, क्या हुआ है, क्या तुम हमसे नहीं मिलोगे? आज इतने चुप क्यों हो, क्या ईशानी ने तुम्हें कुछ कहा है? उनकी बात सुनकर जैकी का चेहरा जो लटक गया था, वो तुरंत खिल गया। और वो हंसते हुए बोला, अरे प्यारी दादी माँ, एक आप ही है जिन्हें मेरी चिंता है। ये कहकर वो जाकर दादी माँ के पास बैठ गया। उसे मौका मिल गया था अपनी बॉस की डांट से बचने का, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी जब कल रात में वो लैब की सिस्टम को क्रैक नहीं कर पाया। तो गुस्से में उसने ईशानी की नई बनाई हुई सिस्टम चिप को लैपटॉप में डाल दिया और उनकी बेस की आसपास जाकर उससे उनकी सिस्टम को वायरस के थ्रू उनकी डेटा फाइल को चोरी करने की कोशिश करने लगा। पर वो चिप अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई थी, जिस वजह से उस लैब को आपने 1 किलोमीटर की डायरी में जैकी का लोकेशन मिल गया। वो वहां से भाग पाता उससे पहले वो सब उसकी गाड़ी की करीब आ गए थे और उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ सही टाइम पर नकुल वहां पहुंच गया, वरना जैकी ज्यादा देर तक उनसे फाइट नहीं कर पाता। सुबह उठते ही सांसें पी ईशानी को जैकी की इस बेवकूफ़ी के बारे में पता चला। नकुल ने उसे कल की सभी बातें बता दिया, जिस वजह से वो इस वक्त जैकी पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए उसने जैकी को बुला लिया था। वो सुबह से ईशानी की गुस्से को यहाँ तक आते हुए झेल रहा था। जैकी को तो लग रहा था आज उसकी बॉस उसकी जान ले लेगी। कल वो उन सब दुश्मनों की हाथों बच गया, पर आज उसकी बॉस ही उसे मार डालेगी। तो एक दिन की जिंदगी का क्या फायदा, पर अब दादी माँ के रूप में उसे एक उम्मीद मिली थी। वो जनता था, दादी माँ के पास वो जब तक रहेगा तब तक वो बिल्कुल सेफ रहेगा। ईशानी अच्छे से समझ गई थी कि जैकी उसकी डांट से बचने की कोशिश कर रहा है। अब तो वो दादी माँ के साथ किसी फेविकोल की तरह ही चिपक गया था। अब तो वो आसानी से यहाँ से नहीं उठने वाला। ईशानी मोक्ष को लेकर जाने लगी, पर तभी स्नेहा स्माइल करते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़र असल में तो मोक्ष को ताड़ रही थी। वो शर्माने की नाटक करते हुए बोली, आप मोक्ष राजवंश है ना? वैसे कल तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। फिर ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ जलन से देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाओगी? उसकी बात सुनकर और उसकी नज़र आपने हब्बी पर देखकर ईशानी का तो खून खौल रहा था। वो डिजिस्टिंग नज़रों से स्नेहा की तरफ देखकर बोली, उसे तुम जैसी कचरे की ढेर को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ईशानी की इंसल्टिंग बातें सुनकर स्नेहा की चेहरा काला पड़ गया। वहीं यही हाल सौदामिनी जी का था। उन्हें लगा नहीं था कि ईशानी मोक्ष के आगे ऐसी बात करेगी। वहीं प्रिया को तो पहले से ही पता था कि ईशानी और मोक्ष दूसरों की बेइज्जती करने से पहले सोचते भी नहीं है। तुम स्नेहा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या तुम अपनी मैनर्स भूल गई हो? एटलीस्ट तुम्हें मिस्टर राजवंश के सामने तो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, सौदामिनी जी ने आपने दांत पीसते हुए कहा। स्नेहा भी बोली, हाँ ईशानी, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी मोक्ष घिन से उन दोनों को देखते हुए बोला, मेरी बीबी की कोई बहन नहीं है। अगर होती भी तो भी वो तुम्हारी जैसी कचरा नहीं होती। फिर सौदामिनी जी की तरफ बिना देखे बोला, मेरी बीबी ने ऐसे भी कुछ गलत नहीं कहा। बाकी मेरी बीबी में बहुत मैनर्स है। अगर नहीं भी होती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरी बीबी और बिगड़ जाए, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो ईशानी को लेकर चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर सौदामिनी जी का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें लगा नहीं था कि मोक्ष भी ईशानी की साथ देगा और उन्हें ऐसे बेइज्जत करेगा। वहीं स्नेहा की चेहरे पर तो स्माइल डे से जम सी गई थी। क्या उसकी हॉटनेस का मोक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ा? पर उसकी सूजे हुए गाल और 1 केजी मेकअप के साथ स्माइल करते हुए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। वहीं जैकी उन्हें गुस्से से देख रहा था। ये दोनों होते कौन है उसकी बॉस को मैनर्स सीखने वाले? वो उन दोनों की मुंह नोच लेना चाहता था। उसे तो ये दोनों प्रिया से भी बड़ी डायन लग रही थी। वो दादी माँ की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, दादी माँ, ये पागल बूढ़ी जैसी दिखने वाली आंटी कौन है और ये मेकअप से पुती चुड़ैल कौन है? मैंने तो आज से पी इन दोनों को यहाँ कहीं नहीं देखा। उसकी बात सुनकर दादी माँ को हंसी आ गई। दर्शित भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे जैकी का नेचर पता था कि वो कैसा इंसान है। एक तो मुंह पर ही सबकी बेइज्जती कर देता था, तो भला वो इन दोनों को क्यों छोड़ता, जो उसके सामने ही उसकी बॉस को टारगेट कर रही थी। वहीं जैकी की बात सुनकर सौदामिनी जी और स्नेहा की चेहरा काला पड़ गया। ये लड़का है कौन जो उनके ही घर में उनकी बेइज्जती कर रही है? सबसे ज्यादा गुस्से में तो सौदामिनी जी थी। चैप्टर 248, जैकी की मुनहफट बातें, अननोन वायरस। दर्शित भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे जैकी का नेचर पता था कि वो कैसा इंसान है। एक तो मुंह पर ही सबकी बेइज्जती कर देता था, तो भला वो इन दोनों को क्यों छोड़ता, जो उसके सामने ही उसकी बॉस को टारगेट कर रही थी। वहीं जैकी की बात सुनकर सौदामिनी जी और स्नेहा की चेहरा काला पड़ गया। ये लड़का है कौन जो उनके ही घर में उनकी बेइज्जती कर रही है? सबसे ज्यादा गुस्से में तो सौदामिनी जी थी। अब आगे। वो गुस्से से बोली, भाई, ये बदतमीज लड़का कौन है? क्या इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि कब कहाँ और क्या बोलना चाहिए? ये हमारे ही घर में आकर मेरी बेइज्जती कर रही है और आप सब उसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पहले तो ईशानी ने मेरी और स्नेहा की बेइज्जती की, फिर भी मैंने उसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वो इस घर की बेटी थी। पर ये लड़का भी आज मेरी और मेरी पोती की बेइज्जती कर रहा है, वो भी सबके सामने, फिर भी आप चुपचाप सब देख रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं और मेरी पोती इस घर में रहे तो आप बोल दीजिए, मैं स्नेहा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, सौदामिनी जी ने रोने का नाटक करते हुए कहा। दादाजी कुछ बोलते उससे पहले जैकी जोर जोर से हंसते हुए बोला, दादाजी, क्या ये बूढ़ी आंटी आपकी बहन है? पर ये आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आजकल इतना गहना कौन पहनता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये बूढ़ी आंटी किसी पुरानी युग की 3rd ग्रेड थीम पार्टी से आ रही है। फिर स्नेहा की तरफ देखकर बोला, इसे देखकर तो मैं पहले डर गया था। ये तो इस प्रिया से भी ज्यादा भयानक दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल 10 किलो मेकअप लगाकर खड़ी हो। उसकी बात सुनकर स्नेहा का चेहरा काला पड़ गया। क्या वो इस वक्त इतनी बदसूरत लग रही है? क्या उसका मेकअप बुरा लग रहा है? उसने तो आज सांसे ज्यादा मेकअप किया था और इसका खास रीजन था अपनी सूजे हुए गाल को छुपाना और मोक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो क्या इसलिए मोक्ष ने उसे एक नजर देखा तक नहीं, क्योंकि वो इस वक्त बदसूरत लग रही है? ये सोचकर स्नेहा को गुस्सा आ रहा था। उसे इन सब की वजह भी सिर्फ ईशानी लग रही थी। अगर वो उसे नहीं मरती तो उसे ना तो चोट लगती और ना ही उसे उस चोट को छुपाने के लिए ज्यादा मेकअप करना पड़ता और ना ही वो बदसूरत लगती। उसे इस वक्त बस यही लग रहा था कि कैसे भी करके वो अपनी चेहरे की सूजन को कम कर दे।
वहीं जैकी की बातें सुनकर रेहान और अयान अब और खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें भी स्नेहा आज किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। पर वो बुआ दादी जी के सामने ये बोल नहीं पा रहे थे और ना ही हंस पा रहे थे, पर जैकी की कहने के बाद वो खुद को रोक ही नहीं पाए। उन्हें जैकी की बातें बिल्कुल सही लगा। सौदामिनी जी का लुक हमेशा ऐसा ही था, जो उन्हें सूट तो बिल्कुल भी नहीं करता था। ऊपर से उनकी भरी शरीर की वजह से वो सोने का गहना जिसमें वो लदी हुई थी बहुत अजीब लगता था। पर वो राजस्थान से थी और रजवाड़ी खानदान में उनकी शादी हुई थी, इसलिए सबको लगता था कि वहाँ ये नॉर्मल होगा। पर सच तो सिर्फ सौदामिनी जी जानती थी। सौदामिनी जी सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने के लिए ही इतना सारा गहना पहनती थी, ऊपर से इसमें से ज्यादातर तो वो अपने बेटे यशराज के काले पैसे से खरीदती थी। रेहान और अयान को हंसता देख जैकी बोला, दादाजी क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर रेहान और अयान की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों भी मेरे बातों से एग्री करते हो ना? जैकी की बातें सुनकर रेहान और अयान दोनों चुप हो गए। वो मन ही मन तो हाँ बोलना चाहते थे, पर बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सौदामिनी जी उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ऊपर से जैकी तो कुछ भी कहने के बाद भी बचकर निकल जाएगा। उन्हें पता था दादाजी और दादी माँ जैकी को कुछ नहीं बोलने वाले, ऊपर से उनकी बहन ईशानी तो जैकी को सबसे बचा लेगी। पर उनका क्या होगा? अगर उन्होंने जैकी की बातों में हाँ बोल दिया, तो उन्हें कौन बचाएगा? उनकी बहन तो उन्हें बचाने से रही। ये सोचकर दोनों ने ना में सिर हिला दिया और दोनों एक साथ बोले, मुझे तो एक जोक याद आ गया। दोनों को एक ही बात कहता देख सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। वहीं रेहान और अयान भी एक दूसरे को देख रहे थे। क्या तुम्हें भी यही बहाना मिला? क्या तू कोई दूसरा बहाना नहीं सोच सकता था? दोनों मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे। वहीं सबको पता था कि ये दोनों बस झूठ बोल रहे हैं। सौदामिनी जी और स्नेहा भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। दोनों ने गुस्से से अपनी मुठिया भींच लिया। उन्हें अब जैकी के साथ साथ रेहान और अयान पर भी गुस्सा आ रहा था। दादाजी सौदामिनी जी को समझाते हुए बोले, मिनी तुम जैकी की बातों का भरा मत मानो, वो अभी बच्चा है और उसे नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए उसने तुम्हें ये सब मजाक में बोल दिया। उसका कोई और इरादा नहीं है। फिर जैकी की तरफ देखकर बोले, बदमाश बच्चे तुम्हें बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। वहीं उनकी बात सुनकर सौदामिनी जी का गुस्सा कम होने की जगह और भी बढ़ गया। वो मन ही मन बेइज्जती और नफरत से जल रही थी। जब दादाजी ने बोला कि ये जैकी है ईशानी के असिस्टेंट, पर ईशानी इसे अपना छोटा भाई मानती है। ये सुनकर तो सौदामिनी जी और भी गुस्से से भर गई। उन्हें जैकी बिल्कुल ईशानी की तरह ही बदतमीज और बिगड़ैल लग रहा था। सब जैकी और बाकी सब हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। ये देखकर सौदामिनी जी की नफरत और भी बढ़ गई। वो मन ही मन बोली, मेरी सारी खुशियां छीनकर तुम सब ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते हो। रविकांत जी जितना सौदामिनी जी से प्यार करते थे, सौदामिनी जी उनसे उतनी ही ज्यादा नफरत करती थी। और इसकी वजह भी एज बहुत जल्द पता चल जाएगी। वहीं ईशानी की रूम में ईशानी ने उस चिप को रिट्रीव कर लिया था। उसने कुछ ही देर में उन तीनों लैब की सिस्टम को हैक कर लिया। मोक्ष उसके पास ही बैठा था। दोनों सीरियस लग रहे थे, क्योंकि दोनों की टीम ही इन लैब की सिस्टम को हैक नहीं कर पाई थी। मोक्ष और ईशानी दोनों सीरियस होकर देख रहे थे, पर इस वक्त उन लैब में कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं दे रहा था। या फिर अब तक सब कुछ उन लोगों ने कवर कर दिया था। ईशानी ने सभी फाइल को चेक किया, पर उसमें भी कुछ नया नहीं था। ये सभी एक्सपेरिमेंट फाइल थी, जो उन लैब ने इलीगल वे में कॉन्डक्ट किया था। पर मोक्ष और ईशानी की वार्निंग के वजह से उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोक दिया था। फिर इन लोगों के पास इतना पैसा और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम के लिए पैसा कहां से आया? मोक्ष और ईशानी दोनों यही सोच रहे थे। ईशानी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, हमें इंतजार करना चाहिए। अगर हमने अभी इन लैब को डिस्ट्रॉय किया तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। उन लोगों ने जो भी कुछ है सभी प्रूफ मिटा दिए होंगे। मोक्ष ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, इसमें जरूर किसी इंटरनेशनल रिसर्च टीम का हाथ है, वरना इन लोगों के इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए। ईशानी भी उसकी बात से सहमत थी, क्योंकि उसे भी इन लैब के बारे में पता था और उसे ये भी पता था कि ये लोग कभी उसे क्रॉस नहीं करेंगे। इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी यह है कि इन लैब्स को कोई इंटरनेशनल रिसर्च टीम सपोर्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ
नंदिनी और तेजस एक होटल की रूम में बैठे हुए थे। ये होटल तेजस का ही था। नंदिनी इस वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि तेजस ने सुबह सुबह ही उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। तेजस ने ऊपर का अपना पर्सनल फ्लो को पूरा रोमांटिक वे में डेकोरेट किया था, जो बहुत खूबसूरत था। तेजस ने बस छोटा सा सरप्राइज दिया था। वो तो रात को और भी ग्रैंड तरीके से टेरेस को डेकोरेट करके नंदिनी को प्रॉपर वे में रिंग देकर प्रपोज करेगा, इस बारे में प्लानिंग कर लिया था। तेजस नंदिनी को ही एकटक देख रहा था, वहीं नंदिनी को उसके ऐसे एकटक देखने से शर्मा रही थी। क्या हुआ बेबी, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद नहीं आया? तुम चाहो तो मैं हर रोज तुम्हें ऐसे ही सरप्राइज दे सकता हूँ, तेजस ने बहुत सैडिक्टिव वॉइस में कहा, जिसे सुनकर नंदिनी की बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि तेजस का फेस उसकी फेस के बहुत करीब था। तेजस की गर्म सांसें उसकी फेस से टकरा रही थी, जिस वजह से नंदिनी की दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी में भी सिहरन हो रही थी। वहीं उसकी ये हालत देखकर तेजस की होंठों पर स्माइल आ गई। उसने नंदिनी की गाल को चूम लिया। उसकी किस करते ही नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया तेजस को देखने के लिए, उन दोनों की होंठ एक दूसरे से मिल गई। क्योंकि तेजस नंदिनी के बहुत करीब था, तेजस की होंठों से होंठ जुड़ते ही नंदिनी की आंखें और भी बड़ी हो गई। वहीं तेजस को तो जैसे नंदिनी की होंठ किसी चेरी की तरह लग रहा। उसने एक पल भी गनवाए बिना नंदिनी की होंठों को अपने होंठों से कैप्चर कर लिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। उसे नंदिनी की होंठों का टेस्ट बहुत मीठा लग रहा था। वहीं नंदिनी की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो गई। 15 मिनट के किस के बाद जब नंदिनी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तेजस ने उसे छोड़ दिया। नंदिनी जोर जोर से सांस लेने लगी। तेजस ने अपने माथे को नंदिनी की फहद से जोड़ लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जब नंदिनी की सांसें स्टेबल हुई तो उसने घूर कर तेजस को देखा, जो उसे ही टीजिंग स्माइल लिए देख रहा था। क्या हुआ बेबी, क्या हम फिर से किस करें? वैसे मैंने आज तक इतनी टेस्टी स्वीट कभी नहीं टेस्ट किया था। तुम्हारी होंठ मैलियत दुनिया की सबसे टेस्टी स्वीट है। उसकी बात सुनकर नंदिनी, जो उसे गुस्से से घूर रही थी, उसके बदले उसकी चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। तेजस को तो वो इस वक्त बहुत क्यूट काग रही थी। तुम्हारी ये शर्म से लाल गाल मुझे और भी अट्रैक्ट कर रही है बेबी। मैं सिड्यूस हो रहा हूँ, तेजस ने बेशर्मी से कहा। तो नंदिनी और भी शर्मा गई और तेजस की चेस्ट में सिर छुपा लिया और उसकी चेस्ट पर मुक्का मारने लगी। वहीं ईशानी और मोक्ष ने उन सब पर नजर रखने के लिए अपनी अपनी आदमियों को ऑर्डर दे दिया था। दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। स्नेहा चाहकर भी मोक्ष से बात नहीं कर पाई, जिस वजह से गुस्से से वो उबल रही थी। ऐसे ही एक हफ्ते से ज्यादा बीत गया था, पर अभी तक मोक्ष और ना ही ईशानी को कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला था और ना ही अभी तक कोई बड़ा एक्टिविटी हुआ था। सुबह की 10 बजे आज बहुत सारी न्यूज हर चैनल में एक ही न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी। कल रात से पूरा सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और बाकी मीडिया बस न्यूज कवर करने में लगे हुए थे, क्योंकि कल रात से पूरे मुंबई और उसकी आसपास की कुछ सिटी, स्टेट में हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज की बच्चों में एक ही नॉन सिम्पटम्स दिखाई दे रही थी। सबको उल्टियां हो रही थी, हाथ पैर और बॉडी में कुछ जगह रैशेज हो रहे थे। सबकी बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई था, जिस वजह से पूरे देश में लोग डरे हुए थे। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे थे, क्योंकि उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों को एडमिट कराने के लिए पैसे नहीं थे। अब तो हाल ऐसा हो रहा था कि कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड ही खाली नहीं थी। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लिए हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर ही बैठे हुए थे और रो रहे थे, पर डॉक्टर्स को टाइम लग रहा था सबको ट्रीट करने के लिए और सबकी टेस्ट करने के लिए, जिस वजह से सब टेंशन में थे। वहीं गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने ब्लड सैंपल को रिसर्च टीम को भेज दिया था, ताकि इसकी कोई सॉल्यूशन मिल सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वायरस है, जो एक साथ सबके अंदर स्प्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के अंदर सिचुएशन की ठीक होने तक बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। सभी ने अपना माथा पकड़ लिया था।